हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल यूनिवर्स रीडर्स जोन पे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, और सोशल साइंस का यह ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो है। और आज का क्लास बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वे कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जो है देखिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सेडॉन का युद्ध जो है किसके बीच जो है हुआ था, ये बताना है। सेडॉन बोल रहा है, सेडान नहीं बोल रहा है। एक होता है सेडान, ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा है, सेडॉन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेडॉन। सेडॉन का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध जो है ये हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ये युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है फ्रांस और प्रसा के बीच जो है 19 जून 1970 को जो है शुरू हो गया था, ठीक है ना। 19 जून 1970 को शुरू हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। फिर ये जाके जो है युद्ध लंबा चला जाता है, और इस युद्ध का जो खत्म जो है होता है फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से। जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि जो है हुई थी 1871 को हुई थी। कब हुई थी? 1871 को। एक यहाँ पे मिसिंग क्या हुआ है, देखिए, 1870 होगा, 1970 नहीं होगा, ठीक है ना। 1870 में जो है ये युद्ध शुरू होता है, ठीक है ना। ये 19 जून 1870 को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? तो ख़त्म होता है 10 मई 1871 को जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से इस युद्ध का जो है खात्मा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता जो है ये हुई थी 1804 में लागू। कब हुआ था? 1804 में जो है लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, हिंद स्वराज किसने इसकी ये जो रचना है ये किसका रचना है, ये बताना है। तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी का रचना है। किनका रचना है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गया था इनका? तो इनका मृत्यु जो है वो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात के पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो हिंद स्वराज्य की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले जो है सूती वस्त्र का जो कारखाना लगाया गया था मुंबई में लगाया गया था, ठीक है ना, मुंबई में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो लगाया कब गया? तो 1851 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1851 में। और सबसे पहले जो है सबसे पहले जूट मिल की बात की जाए, जूट मिल की, तो जूट मिल जो है सबसे पहले कहाँ लगा था? तो ये लगा था कोलकाता में। कहाँ पे लगा था? कोलकाता में। और सूती मिल सबसे पहले बम्बई में जो है लगा था, ठीक है ना।
बम्बई में ही क्यों लगा था सूती मिल? तो इसका जो है बहुत सारे कारण है, क्योंकि उधर जो है पूंजीपति का जो है पूंजीपति यानी पूंजी पर्याप्त पूंजी था महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है जो महाराष्ट्र का जो है भौगोलिक जो दशा है वो कपास के अनुकूल मानी जाती है, कपास के अनुकूल, ठीक है ना। तो नतीजा क्या होता है कि उधर जो है कपास की खेती जो है खूब होती है, इसलिए जो है इस फैक्ट्री को उधर ही स्थापित किया गया। साथ ही साथ यातायात की जो प्रमुख जो सुविधाएं थी वो बम्बई में जो है काफ़ी बेहद अच्छी अवस्था में उस समय में थी, इसी वजह से जो है वहाँ पे स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली। अच्छा, भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए थे। सबसे पहले आया कौन था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया कहाँ पे था? तो कालीकट में आया था। कालीकट यह कहाँ पड़ता है? तो केरल में। इसका स्वागत कौन किया था? तो राजा जमोरीन किया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो 1920 में चलाया गया था, और तुर्की के समर्थन में ये चलाया गया था, ठीक है ना। किसके समर्थन में और कब? तो तुर्की के समर्थन में चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो भारत में जो पहला छापा खाना लगाया गया था ये गोवा में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? गोवा में। सबसे पहले वर्ल्ड में जो है छपाई का जो आविष्कार है या प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश का जो है उदय कब हुआ है? तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ है ये आज़ाद हुआ है ये 1971 में हुआ, ठीक है ना, 1971 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूमॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसके जो प्रमुख रचनाकार है वो सुमेसर हो जाएंगे। कौन है? सुमेसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का कितना पीएच मान होगा जो कि अच्छा माना जाएगा और यह जो है फसलों के लिए जो है उपयुक्त माना जाएगा? तो मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 होने चाहिए। कितने? 7। अच्छा, एक क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4, ठीक है ना, 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान जो है संविधान की किस धारा में जो है वर्णित है? यानी कौन से धारा में जो है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो है दिए गए हैं या वर्णन किया गया है कौन से धारा में? तो धारा जो है इस 21 जो है वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? धारा 21। ऑप्शन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, 21। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है? तो बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी जो है ये कितने टाइप के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? वो होता है नवीन जलोढ़ मृदा
क्या होता है? नवीन जलोढ़ मृदा। दूसरा क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है ना। तो बिहार में जो है किस तरीके का मृदा पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तांबा के उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? यानी भारत में जो है सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, ये बता देना है। तो ये तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, झारखंड नहीं होगा। हाँ ठीक है, झारखंड ही होगा। हमें लगा राजस्थान में टिक कर रहे हैं। ठीक है ना, झारखंड ही होगा। झारखंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक सोर्स क्या है, ये बताना है। तो गैर पारंपरिक सोर्स बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा ऊर्जा के पारंपरिक सोर्स। ठीक है ना। और गैर पारंपरिक बोला है तो ये क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय। तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन सिटी जो है बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है ना। बेंगलुरु कर्नाटक क्या है? राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है कौन? बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत में कहाँ जो है औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में, या विधानसभा में? तो भारत में जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो है कहाँ देखने को मिल जाता है? तो पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ या कहते हैं शुरुआत जो है ये कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। ठीक है ना, जो कि बिहार से संबंधित है यह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? तो ये जो है 1975 को किया गया था। कब किया गया था? 1975 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में जो है मौजूद है या देखने को मिलता है? तो जाति आधारित जो विभाजन है वो जो है अपने देश भारत में जो है देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तर की होती है? संघीय व्यवस्था में पूछ रहा है कि एक सरकार कितने स्तर की होती है? तो त्रिस्तरीय होती है। कितने? 3 स्तरीय। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन है ये बताना। छत्तीसगढ़ एक राज्य है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं। उत्तराखंड भी एक राज्य है, ये भी नहीं है। केरल, केरल क्या है? तो केरल भी राज्य। ये सभी जो है राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है। चंडीगढ़ जो यहाँ पर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात जो है आवश्यक नहीं है? यानी किसके बिना, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से किसके बिना भी जो है राजनीतिक दल जो है उसका निर्माण जो है संभव है, ये बताना है। तो देखिए संगठन तो चाहिए तभी जाके क्या बन पाएगा? राजनीतिक दल जो है बन पाएगा। तो ये सही है। उसके बाद आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्य में एकता है ना, तो ये भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, शिक्षित सदस्य, और चौथा है राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित सही है, शिक्षित सदस्य होना चाहिए लेकिन ये न भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था पहली बार, है ना। तो सबसे पहली बार जो है जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, ये किसके नेतृत्व में बनी थी, तो ये बना था किसके नेतृत्व में, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी, तो ये हुआ था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी ये बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2000 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है ना, जनवरी 2015 को। योजना आयोग का ही नाम जो है नीति आयोग जो है रखा गया था, योजना आयोग को ही नीति आयोग कहा जाने लगा 2015 से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है ये क्या है ये बताना है। तो देखिए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, है ना, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना। खाद्यान्न की व्यवस्था ये भी नहीं है, ये भी ठीक ठाक ऑप्शन है। उसके बाद लोकतंत्र को जो है सशक्त बनाना, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना यही जो है क्या है सबसे प्रमुख जो है एक चुनौती है, चैलेंज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है देखने को कहाँ मिलता है, अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, कृषि तो आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ये प्रथम में आता है ना। विनिर्माण परिवहन तो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है ना। वानिकी भी कृषि में आ जाता है, और यहाँ पर विनिर्माण जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विनिर्माण। मतलब क्या, उद्योग जो संबंधित होता है, उद्योग, एक मिनट, उद्योग जो है ये द्वितीय से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय बोला जाता है, ठीक है ना, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि द्वितीय क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को बोला जाएगा। तो यहाँ पर उद्योग तो है नहीं, क्या है, विनिर्माण है, तो मतलब वही हुआ, ठीक है ना। तो विनिर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर, बोला है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किसके ऊपर जीवन जो है निर्भर करता है ये बताना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, और सी नंबर है इनमें से दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है कौन है ये बताना है। तो ये शिवहर है। कौन सा जिला है, शिवहर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का क्या बोला है, राष्ट्रीय आय बोला है ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा, अधिक होगा, वो देश कैसा कहलाएगा, तो वो देश कहलाएगा विकसित देश कहलाएगा, विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है यहाँ पे कौन सी है ये बताना है। तो डाबर जो है एक प्रकार की क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब तो विदेशों का कंपनी है, ठीक है ना। तो ये भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन अपना ये इंडियन नहीं है, भारत का ये नहीं है, विदेशी कंपनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक देसी कंपनी अपना जो आ रहा है भारत का जो कंपनी है वो है डाबर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो क्या हो जाएगा, भारत हो जाए, सॉरी भारत का क्या हो जाएगा, डाबर हो जाएगा, ठीक है ना। डाबर है तो डाबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर जो है, शीर्ष पर है तो कौन है ये बताना है। यानी बैंकों का बैंक कहे तो, ठीक है ना, कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, क्या है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या इनमें से सभी। तो सरकार का जो ये अंग जो है ये है इनमें से सभी, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी। क्वेश्चन जो है डबल आ गया है, ठीक है ना। तो ये इसका शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय मानक ब्यूरो है। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये है कौन है, तो भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त रहता है। तो बिहार का जो है उत्तरी क्षेत्र जो है ये बाढ़ग्रस्त रहता है, उत्तरी बिहार, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कोसी को। कोसी नदी के द्वारा ही भयानक जो है बाढ़ के टाइम में जो है इसी के द्वारा तबाही लाई जाती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। चौकोर होना चाहिए या फिर गोलाकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए या त्रिभुजाकार होना चाहिए। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है कब हुआ था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन हुआ था 1848 में हुआ था। कब हुआ था, 1848 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो मजदूर संघ अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है प्राप्त जो है कब हुआ। तो सभी को जो मताधिकार का पूर्ण रूप से जो अधिकार मिला था वो मिला था 1928 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम बोला है तो क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे घटिया बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पीट कोयला जो है सबसे घटिया होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जो है नगरीय आबादी कितना था। 2001 के अकॉर्डिंग बताना है कि बिहार में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग जो है नगरों में निवास करते थे। तो उस समय जो है बिहार का जो नगरीय आबादी जो था वो था 10.5%, ठीक है। 11 के अकॉर्डिंग कितना हो गया था, 2011 के अकॉर्डिंग 11.5%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चिपको आंदोलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भारत में जितने भी बैंक है सब इसी के अंडर में जो है क्या करते हैं? कार्यरत है। और यहाँ पर जो है आज का जो सेशन है ये 48 क्वेश्चन का था, जो कि कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा वीडियो जो है उन तक जो है पहुंच सके, ठीक है, सही टाइम से, जिनका लाभ जो है उन्हें मिल सके। तो चलिए बने रहिएगा इसी तरीके से, कंटिन्यू वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए कड़ी के साथ, एक नए वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।